आज हम प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा टॉपिक लिया है। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में। अब हम इसको प्रूफ करके बताएंगे कि अवतल दर्पण में हम किस तरीके से हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी हम किस तरीके से F बराबर R/2 को साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, हम अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। जिसका बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसको P के द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। ये वक्रता केंद्र है खोखले गोले, यानी ये क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसके बीच में होता है मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल F के द्वारा सूचित किया जाता है। और इधर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अनंत है। ठीक है, कोई दिक्कत, और वैसे भी इसका अनंत का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, C तक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर के चली जाती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर के चली जाती है। ठीक है, फोकस से होकर के चली गई। अब आप लोग याद कीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो अगर उस नियम को देखा जाए तो ये वाला आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, लेकिन अभिलंब नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अभिलंब हम खींच लेते हैं। ठीक है, एक अभिलंब हम खींच लेते हैं ताकि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम फॉलो हो जाए। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम को फॉलो करने के लिए हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत, यानी C से इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, जैसे हम N मान लेते हैं। इस बिंदु को C से N तक क्या लिया, एक अभिलंब खींचा या लंब खींचा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको भी मान लेते हैं कि ये कोई A बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, दर्पण का द्वारक मान लेते हैं। दर्पण का द्वारक हम मान लेते हैं कि M है और M डैश है। दर्पण का द्वारक क्या है, M और M डैश, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आप लोग जानते हैं कि ये वाला कोण I है और ये वाला कोण R है। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम इसका वर्णन करते हैं। वर्णन में क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको ध्यान दीजिएगा। वर्णन में आपको लिखना पड़ेगा, इस जो आपने फिगर बनाया है, इस फिगर से संबंधित कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, वो बातें क्या लिखनी पड़ेगी आपको, तो जैसे समझिए यहाँ पे, माना कि M और M डैश द्वारा का कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से होकर के चली जाती है और C से N तक एक लंब खींचा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना आपको वर्णन करना पड़ेगा। और वर्णन करने के बाद अब हमको चलना है। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है ना। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है।
ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोण आई को हम क्या लिख सकते हैं? कोण आई को हम क्या लिख सकते हैं? ए एन सी लिख सकते हैं। तो कोण ए एन सी बराबर, कोण आर को क्या लिख सकते हैं? सी एन एफ। तो लिख देते हैं सी एन एफ। कोई दिक्कत? इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार जब हम इसी प्रकार जाएंगे तो क्या होगा? अब हम ध्यान दीजिएगा कि जब दो समांतर रेखाएं निकलती है और एक इस प्रकार से तिर्यक रेखा काट दी जाती है, ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होता है, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? एकांतर कोण। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो लंब है ये क्या है? तिर्यक रेखा है, मतलब ये काट रहा है बीच में। ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये काट रहा है, तो इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी आई वाला जो कोण होगा वो कोण सी वाला कोण के बराबर होगा ना। चलिए इसको लिख देते हैं। लिखते हैं कि कोण ए एन सी बराबर होगा किसके? तो एन सी एफ के, यानी ये वाला कोण बराबर होगा एन सी एफ के बराबर होगा। कोण एन सी एफ के बराबर होगा किसके अनुसार? तो एकांतर कोण के अनुसार, एकांतर कोण से। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? इसका बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हुआ? तो इसका ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कोण सी एन एफ बराबर होगा कोण एन सी एफ के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं। नहीं, इसको मानना नहीं है, अब यहां पे समझिए, यानी कोण एन सी एफ, कोण एन सी एफ यानी ये वाला कोण, और एन सी एफ, सॉरी यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोण सी एन एफ अर्थात ये वाला कोण, और कोण एन सी एफ अर्थात ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सी एन एफ यानी ये वाला कोण, और एन सी एफ ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। और जब भी किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं, जब भी किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। जैसे ये इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये, यानी ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। हाँ समझे? जब भी किसी भी त्रिभुज के, याद रखिएगा ये, ठीक है, जब भी किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उस दोनों कोण की आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, अर्थात हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर होगा एफ एन के। सी एफ जो होगा वह बराबर होगा एन एफ के बराबर होगा। कोई दिक्कत? इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि यदि अवतल दर्पण का द्वारक, यदि अवतल दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो, यदि अवतल दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो और बिंदु N बिंदु P के काफी निकट हो तो क्या होगा? यानी कहने का अर्थ ये है,
तो क्या होगा, यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि अवतल दर्पण का द्वारक काफी, यानी दर्पण का द्वारक हमने छोटा कर दिया। अब हम छोटा ले लिए जब द्वारक, तो दर्पण का द्वारक मान के चलिए इतना छोटा ले लिए, ठीक है। तो जब दर्पण का द्वारक हम इतना छोटा लेंगे तो ध्रुव यहीं पे है P, और P के बगल में ही N होगा, यहीं पे N भी होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पे F है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ F है, तो FP लिखे या FN लिखे, दोनों बात तो बराबर ही होगा, है ना। यानी FP लिखे या FN लिखे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब, ठीक है, तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। यानी जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो FN लिखे या FP लिखे, बात बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि PF जो है वह NF के बराबर होगा, ठीक है। यानी PF जो है वह NF के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से इससे क्या होगा, तो इसका राइट साइड बराबर है, इसमें ये और इसमें ये दोनों बराबर है, तो इसका लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा, अर्थात CF बराबर में PF हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, CF है और बराबर में PF है, ठीक है। यानी CF बराबर में PF, तो ऐसा करते हैं कि CF और प्लस में PF को जोड़ देते हैं दोनों तरफ, है ना। PF प्लस में PF, हमने क्या किया, दोनों तरफ PF को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, ठीक है, ताकि हमको लाभ हो सके, ठीक है। अब हम अपने मन से नहीं जोड़े हैं, हम इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, ये चीज ला सकते हैं, हम यहाँ से ये चीज भी ला सकते हैं। कैसे, अगर इसको उधर फेंक दीजिएगा तो -PF और प्लस PF कट जाएगा, ठीक है, तो बात बराबर ही पड़ेगा, यानी CF बराबर PF हो जाएगा। हमने जोड़ा क्यों है अभी बताते हैं। देखिए CF प्लस में PF, CF और प्लस में PF, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इतना और जोड़ इतना अगर करेंगे तो पूरा का पूरा CP मिल जाएगा। तो हम CF प्लस में PF के जगह पर हम CP लिख देते हैं, आया समझ में, और PF प्लस PF के जगह पर 2PF लिख देते हैं, कोई दिक्कत। CP को C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको कैपिटल R के द्वारा सूचित किया जाता है। R बराबर 2PF, ठीक है, तो 2PF, P और F यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको छोटकी f के द्वारा सूचित किया जाता है। R बराबर 2F, क्या आया, R बराबर 2F। चाहे तो आप यहां से लिख देते हैं, अगर 2 को नीचे कर दिया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यही हमको साबित भी करना था, ठीक है, यही हमको साबित करना था, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार समझिए, हमको अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना था। उसके लिए हमने क्या किया, इस फिगर को बनाया, ठीक है। इस फिगर में हमने अभिलंब को इसलिए खींचा ताकि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम का फॉलो हो सके, और दूसरा नियम का यूज हमने यहाँ पे किया, ठीक है। दूसरा नियम के अनुसार क्या होगा, कोण I और कोण R को हम इस तरीके से लिखें, इसको समीकरण नंबर 1 माने। एकांतर कोण से इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब इसका 1 और 2 में देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में दोनों क्या है, इसका लेफ्ट साइड बराबर है ना, 1 और 2 में, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, तो हमने राइट साइड बराबर लिख दिया। और जब बराबर हुआ, देखिए, यानी कोण N और कोण C, कोण N यानी ये वाला कोण और कोण C, ये दोनों कोण क्या है, इस त्रिभुज का दोनों कोण आपस में बराबर है। और जब भी किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इस वाले कोण की भुजा ये वाला और इस वाले कोण की भुजा ये वाला, तो दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, तो CF बराबर हो जाएगा NF के। हम वही लिखे, CF बराबर NF का हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। और यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा, ये N जो होगा वह P के नजदीक आ जाएगा, तो FN लिखे या FP लिखे, बात बनेगा बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या किए, समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या किए कि इसका राइट साइड बराबर था तो इसका लेफ्ट साइड हमने बराबर कर दिया, CF बराबर में PF। CF प्लस में PF दोनों तरफ हमने क्या किया, PF को जोड़ दिया। जोड़े क्यों, तो ताकि ये पूरा का पूरा CP मिल सके, ठीक है, इसीलिए जोड़े। तो CP मिल गया और इसको 2PF हो गया। अब CP का नाम क्या है, R है, और PF का नाम क्या है, तो छोटकी f है, ठीक है। और F बराबर R/2 निकल के आ गया।
ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जय हिंद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में।